इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के दौरे से आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए प्रौद्योगिकी सुधार और वित्त विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वेबिनार को संबोधित किया और कहा कि बजट के बाद आयोजित होने वाला ये वेबिनार, जिसमें सार्वजनिक पूंजी व्यय, बुनियादी ढांचा, बैंकिंग सेक्टर सुधार, वित्तीय सेक्टर प्रबंधन, पूंजी बाजारों की मजबूती और टैक्स रिफॉर्म्स के जरिए जीवन सुगमता जैसे विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते कुछ सालों में बजट वेबिनार की एक मजबूत परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आकलन अलग अलग मानकों पर किया जाता है। कभी स्टॉक मार्केट की चाल पर बात होती है, कभी आयकर प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय बजट कोई अल्पकालिक व्यापारिक दस्तावेज नहीं होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट की प्रभावशीलता का आकलन भी ठोस मानकों पर किया जाना चाहिए। ऐसी नीतियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करें, क्रेडिट के प्रवाह को आसान बनाएं, जो शासन में पारदर्शिता बढ़ाएं, जनता का जीवन आसान बनाएं, नए अवसर बनाएं। बजट में इससे जुड़े निर्णय ही अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती देते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी बजट को अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। राष्ट्र निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया होती है और हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है। 2047 का साल जब विकसित भारत का निर्माण होगा, इसी को लेकर अब बजट बनाया जा रहा है। और बजट को देखते हुए ही, उस विकसित भारत के लक्ष्य को देखते हुए ही बजट का क्रियान्वयन हो और वो रोड मैप हो, यही सरकार की प्राथमिकता है। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। इस साल के पहले बजट वेबिनार में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बीते कुछ वर्षों में बजट वेबिनार, इसकी एक मजबूत परंपरा बन गई है। अक्सर बजट का आकलन अलग अलग पैरामीटर्स पर किया जाता है। कभी स्टॉक मार्केट की चाल पर बात होती है, कभी इनकम टैक्स प्रस्तावों पर चर्चा केंद्रित हो जाती है। सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय बजट कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डॉक्यूमेंट नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी बजट को अलग थलग स्टैंड अलोन करके नहीं देखा जाना चाहिए। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण, यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है। हर बजट एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक चरण होता है और हमारे सामने वो बड़ा लक्ष्य है साल 2047 2047 तक विकसित भारत का निर्माण। हर रिफॉर्म, हर आवंटन, हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए। और इसलिए हर साल बजट के बाद होने वाले ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात दिल्ली शराब घोटाले की। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़ा मामला, आज इसको लेकर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने
आरोप मुक्त कर दिया है। पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत इस केस से जुड़े सभी 23 लोगों को आरोप मुक्त किया गया है। इसके बाद कोर्ट से बाहर निकलने पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भावुक भी हो गए, रोने भी लगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ईमानदारी कमाई है, आज ये साबित हो गया है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। बीजेपी और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सत्ता के लिए अच्छा काम कीजिए, देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनका समाधान कर सत्ता में आइए, झूठे केस न बनाइए। और हम आपको ये भी बता दें कि विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल के इस मामले की सुनवाई की और उन्होंने जो आदेश दिया उसमें स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी न्यायिक जांच की कसौटी पर टिक नहीं पाई। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने साजिश का एक कथानक तैयार करने की कोशिश की, लेकिन केवल ये अनुमान और अटकलों पर ही आधारित था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आबकारी नीति में किसी ओवर आर्चिंग कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक इरादे का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर नहीं है। कोर्ट ने माना कि अभियोजन का मामला न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं सका और किसी भी आरोपित के खिलाफ आरोप तय करने के लायक आधार मौजूद नहीं था। हालांकि सीबीआई ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा इस फैसला के आने के बाद, सुनिए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कि सिंगापुर और जापान की यात्रा के बाद अब भारत लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश लखनऊ वो लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 दिनों की सिंगापुर और जापान की यात्रा को पूरा कर लिया है और इन दोनों देशों की यात्रा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि जापान में उन्होंने विभिन्न कंपनियों के साथ 90,000 करोड़ रुपए के एमओयूज
साइन किए हैं। वहीं सिंगापुर में 60,000 करोड़ रुपए के एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दोनों देशों की 4 दिवसीय दौरे में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर करार किया है। इससे भारतीय छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का जो टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, उस $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास में एक महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा। मैं आज के इस अवसर पर अपने दोनों मिशन से जुड़े हुए अधिकारियों को, सिंगापुर के हमारे जो माननीय उच्चायुक्त हैं उनके और उनकी पूरी टीम को, मैं यहाँ की राजदूत, जापान की राजदूत और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत पॉजिटिव तरीके से पहले से भी होमवर्क किया था, हमारी टीम के साथ भी पहले से काफ़ी होमवर्क करने के बाद इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और मुझे यहाँ पे दोनों स्थानों पर, दोनों क्या तीनों स्थानों पर भारतीय समुदायों के साथ भी संवाद करने का अवसर मिला। और मुझे विश्वास है कि ये जो पॉजिटिविटी भारत के प्रति और यूपी के प्रति बनी है, इसका लाभ यूपी के अंदर यूपी की टीम लेगी और यूपी के नौजवानों को वहाँ के स्केल को स्किलिंग में बदलने और राज्य स्तर पर, उनके स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार के क्षेत्र के साथ जोड़ने में भी अपना योगदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जापान और सिंगापुर की यात्रा से वो वापस भारत आ गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की यात्रा पूरी तरह से सफल यात्रा रही। 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू और 1.5 लाख रुपए के प्रस्ताव जापान में उत्तर प्रदेश के डेलीगेशन को प्राप्त हुए हैं और इसी तरह से सिंगापुर में 60,000 करोड़ के एमओयू और 1 लाख करोड़ तक के प्रस्ताव यूपी में निवेश के लिए आए हैं। और इस प्रस्ताव से और जो एमओयूज हुए हैं उससे मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार भी काफ़ी उत्साहित है और वहां से लौटे उसके बाद उन्होंने उस पूरी यात्रा के बारे में बताया। हमारे संवाददाता अनुराग सिंह ने भी उनके लौटने के बाद की स्थिति का जायजा लिया और देखिए अनुराग सिंह की रिपोर्ट, अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जापान और सिंगापुर की यात्रा से भारत वापस आ गए हैं। लखनऊ अमौसी एयरपोर्ट पर उनका हवाई जहाज लैंड हो चुका है, लेकिन उनकी लैंडिंग महज लैंडिंग नहीं है, ये निवेश की लैंडिंग है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब जापान और सिंगापुर से आने वाला है। दरअसल 90,000 करोड़ के आसपास के एमओयू जापान में साइन हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सिंगापुर में 60,000 करोड़ के आसपास के एमओयू जो है वो साइन किए गए हैं। ऐसे में इकोनॉमिस्ट का कहना है कि तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तर प्रदेश में आने वाला है। मुख्यमंत्री जब अपनी सिंगापुर और जापान की यात्रा में थे वो लगातार मीटिंग कर रहे थे और मीटिंग का जो परिणाम है आगे इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखने को उत्तर प्रदेश में मिल सकता है। कैमरा से योगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और अब खबर कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार वहां पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कार्रवाई हो रही है और उन अस्पतालों और नर्सिंग होम्स के खिलाफ यह कार्रवाई हो रही है जो कि मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं, मानकों के विपरीत उनका परिचालन हो रहा है। और ऐसे 13 अस्पतालों पर छापेमारी हुई है एसीएमओ के नेतृत्व में, यानी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई है। 9 टीमों का गठन किया गया है जो अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी कर रही है। नर्सिंग होम, डे केयर सेंटर्स, अस्पताल, चाइल्ड केयर यूनिट्स के खिलाफ यह अभियान चल रहा है। 3 अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है, मरीज को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कराया गया है। कई संचालक जो अस्पताल के हैं इस कार्रवाई के बाद से फरार हैं। कानपुर में मानकों के विपरीत चल रहे अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मानकों के विपरीत संचालित नर्सिंग होम, डे केयर सेंटर, अस्पताल और चाइल्ड केयर यूनिट्स के खिलाफ अस्पताल
जो चल रहे हैं, नर्सिंग होम जो चल रहे हैं, उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग का अभियान लगातार चल रहा है और ये चौथा दिन है इस अभियान का। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनियस याबू के नेतृत्व में गठित 9 टीमों ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की। कुल 13 अस्पतालों में निरीक्षण किया, जिनमें से 7 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। कल्याणपुर स्थित न्यू पुष्पांजलि हॉस्पिटल को गंभीर अनियमितता पाए जाने के बाद उसे सील कर दिया गया है। 3 अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर सील कर दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 3 अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी अनुपस्थित रहे, जहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। छापेमारी के दौरान भर्ती मरीजों को सुरक्षित रूप से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ये अचानक कार्रवाई हुई और इससे निजी अस्पताल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। कई संचालक फरार हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मानकों का उल्लंघन करने वाले जो संस्थान हैं, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी और ये जांच भी आगे जारी रहेगी। कौस्तुभ मिश्रा संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ी कार्रवाई लगातार चौथे दिन भी, और ऐसे अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कौस्तुभ। जी आनंद, बिल्कुल आपको बता दूं कि एसीएमओ के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग और कल्याणपुर पुलिस ने जो है ये कार्रवाई की है। इस पूरी कार्रवाई में एक अस्पताल को सील किया गया है, 3 अस्पताल के ओटी सील किए गए, अन्य अस्पतालों में कमियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब निजी अस्पतालों में कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग जांचता है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में पनकी, कल्याणपुर, बिठूर, यशोदानगर, नौबस्ता समेत तमाम जो ऐसे आउटर इलाके हैं शहर के, वहां पर जो है मानकों के विपरीत नर्सिंग होम धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग क्यों अनदेखी करता है। अभी बीते दिनों बिठूर थाना क्षेत्र में एक निजी नर्सिंग होम में एनआईसीयू में आग लगने से एक नवजात बच्ची की जलकर मौत हो जाती है, जिसके बाद से लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग छापेमारी कर इन निजी अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इसके पहले आखिर क्यों नहीं स्वास्थ्य विभाग जो है जागता है, क्यों नहीं कार्रवाई करता है? क्योंकि ये जो अस्पताल है वो कहीं ना कहीं मरीजों से एक मोटी रकम भी हटते हैं, कमीशन खोरी का काम भी करते हैं। जी, एक सवाल ये भी है कौस्तुभ कि इस तरह की कार्रवाइयां होती रहती हैं, जो कि आप बता रहे हैं। कार्रवाई के बाद क्या मतलब छापेमारी हो रही है, गड़बड़ियां मिल रही हैं, कुछ समय के लिए सील कर दिया जाता है, क्या उसके बाद भी कार्रवाई का कुछ असर दिखता है? कुछ उन पर दंडात्मक कार्रवाई होती है या फिर रफा दफा हो जाता है? देखिए आनंद, आपको बता दें कि जब कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं निजी नर्सिंग होम संचालकों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिलता है। लेकिन जिस अस्पताल पर कार्रवाई होती है, महीने 2 महीने बाद उसको दोबारा चालू करा दिया जाता है। वो अस्पताल दोबारा जो है उसी तरीके से चालू हो जाता है, वहां पर दोबारा मरीज भर्ती किए जाते हैं और उसे कमीशन का काम किया जाता है। कानपुर में जो आउटर इलाके हैं जहां पर इस तरह के अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं, आपको बता दें कि छोटे छोटे घरों में अस्पताल चल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की नजर जरूर रहती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग तभी जागता है जब किसी भी अस्पताल में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ होता है। दर्जनों ऐसे मामले सामने आते हैं जब मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होता है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग खाना पूर्ति के लिए 2 से 4 दिन 5 दिन अभियान चलाता है और कार्रवाई की बात करता है। लेकिन एक सवाल फिर खड़ा होता है कि क्या सरकार और स्वास्थ्य विभाग क्यों अनदेखी करता है ऐसे अस्पतालों पर? हाँ, ये इतनी कमीशनबाजी होती है, उसका पैसा कहाँ जाता है? जो मासूम मरीजों को ठगने का काम आखिर क्यों किया जा रहा है? इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो कानपुर शहर के बड़े अस्पताल हैं वो भी जो है इन अस्पतालों में अपने एजेंट बैठाते हैं। जब इन छोटे अस्पतालों से कोई केस जो है गड़बड़ होता है तो उसके बाद बड़े अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम भी किया जाता है। जी, क्या कोई मामला दर्ज हुआ है? इस मामले में किसी को हिरासत में लिया गया है? देखिए, अगर बीते दिन की बात करें, बीते दिनों की बात करें तो बिठूर थाना क्षेत्र में जिस तरीके से एक निजी नर्सिंग होम में एनआईसीयू में आग लगने से नवजात बच्ची की मौत हुई थी, उसमें एफआईआर दर्ज करी गई थी। कल्याणपुर में अगर किसी भी अस्पताल में मरीज की जान के साथ खिलवाड़ होता है तो उसके बाद तीमारदार जो है जब हंगामा करते हैं उसके बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, स्वास्थ्य विभाग जानता है। कभी कभार जो है गिरफ्तारी की जाती है, लेकिन जो अन्य अस्पताल है वो धड़ल्ले से संचालित होते हैं, उन पर कोई असर नहीं दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया कौस्तुभ इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए और आगे भी हम इस पर अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल कानपुर में जो अस्पताल, नर्सिंग होम, डे केयर, नर्सिंग केयर सेंटर्स हैं,
वो अगर मानकों पर खरे नहीं उतर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये चौथे दिन भी कार्रवाई जारी है। बढ़ते हैं आगे, बात उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की, जो कि जर्मनी के दौरे पर थे और इस दौरान अग्रणी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान राज्य सरकार और कंपनी के बीच करीब 200 करोड़ रुपए के निवेश से जुड़ा महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री को विशेष रूप से सर्विस सेक्टर में अच्छी संभावनाएं दिखी। ड्रोन तकनीक, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट सिटी जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में अग्रणी जर्मन कंपनियों के साथ उनकी विस्तृत बैठकें हुई और इन बैठकों में काफी विस्तार से चर्चा भी हुई। संभावनाओं को लेकर चर्चा की गई। कंपनियों ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, बेहतर कनेक्टिविटी और बड़े बाजार को निवेश के लिए अनुकूल बताया। हालांकि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के साथ सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रुचि देखने को मिली आईटी सेवाएं, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियों ने प्रदेश के विशाल उपभोक्ता आधार और कौशल संसाधन को निवेश का मजबूत आधार माना है। कॉर्निका O2 और हेंसोल्ड डी के साथ वार्ता भी हुई और ड्रोन हब बनाने को लेकर भी चर्चा हुई है उत्तर प्रदेश को। और खबर लखनऊ से, जहां पर बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर मारे गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे में पता यह चला है कि विधायक और उनके करीबियों की कंपनियों का 2 सालों में कारोबार दोगुना हो गया है। खासकर खनन, सड़क निर्माण जैसे सरकारी ठेकों में उनकी कंपनियों की खासी दखल की बात सामने आई है और इससे संबंधित तमाम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। तलाशी में अलग अलग स्थानों से कागज, कुछ पेपर्स, डायरी और हाथ से लिखे दस्तावेज और दूसरी आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद हुई हैं जो बेहिसाब लेन देन से जुड़ी हुई हैं। प्रथम दृष्टया जांच में वित्तीय हेराफेरी के सुराग भी मिले हैं। आयकर विभाग अब ये भी पता लगा रहा है कि उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों की कंपनियों ने खनन के कुल कितने पट्टे हासिल किए थे। मथुरा से खबर है, जहां पर गोवर्धन थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान दहशत फैलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। 10 दिसंबर 2025 को देवसेरस गांव में बारात के दौरान कुछ युवक लग्जरी गाड़ियों तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए, हूटर बजाते हुए, सनरूफ से बाहर निकलकर अवैध हथियारों को लहराते हुए नजर आए थे। फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद थाना गोवर्धन में मुकदमा दर्ज किया गया था। 3 थार गाड़ियों के बाद अब पुलिस ने लैंड रोवर डिफेंडर को भी बरामद कर लिया है और बाकी जो आरोपी हैं और जो वाहन है उनकी तलाश की जा रही है। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद का निधन हो गया है। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में 21 फरवरी को भर्ती हुए थे। कैंसर की बीमारी से वो जूझ रहे थे। रिंकू सिंह के पिता का शव दिल्ली के निजी अस्पताल से अलीगढ़ लाया गया है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैंसर की बीमारी से वो लंबे समय से ग्रसित थे और दिल्ली के नोएडा में उनका इलाज चल रहा था, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली।
और खबर गोरखपुर से। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को हिंसक विवाद हुआ है। सर्जरी विभाग का एक इंटर्न ट्रॉमा वार्ड में इंजेक्शन लेने पहुंचा। आरोप है कि बिना एंट्री किए पूरा पैकेट ले जाने पर नर्सिंग स्टाफ ने रिकॉर्ड दर्ज करने की बात कही और इसके बाद फिर बहस हुई, हाथापाई की नौबत आ गई। बाद में इंटर्न अपने 15-20 साथियों के साथ वहां आया। संतोष मसीह, शिवम मिश्रा और जय प्रकाश की पिटाई की। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद है। नर्सिंग स्टाफ ने अब कार्रवाई की मांग की है, जबकि छात्र समर्थन में उतरे हैं। एफआईआर न होने से नाराजगी भी बढ़ती जा रही है। इस टकराव का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और चलते चलते इस वक्त एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी को 1 साल का सेवा विस्तार मिल गया है। मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले पूर्व आईएएस ऑफिसर अवनीश अवस्थी, जो कि मुख्य सलाहकार हैं, उनको 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। अवनीश अवस्थी का कार्यकाल अब अगले साल 28 फरवरी 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।